हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने प्रकाश प्रकाश के गुण, दर्पण, दर्पण के प्रकार, प्रतिबिंब और दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसके अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो क्लास दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि इसे गणितीय फॉर्म में कहा जा सकता है F इक्वल टू R/2, या इसी को हम लोग लिखते हैं R इक्वल टू 2F। फार्मूला एक ही है, बस इसके दो रूप हैं। तो ये आता कैसे है? ये अवतल दर्पण के लिए भी सिद्ध किया जाता है और उत्तल दर्पण के लिए भी सिद्ध किया जाता है। तो आज हम अभी इसी क्लास में अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि कैसे R F का दोगुना होता है और F R का आधा होता है। तो ये मैंने बना दिया एक अवतल दर्पण। ये हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष। परावर्तक सतह का ये मध्य बिंदु होगा दर्पण का ध्रुव P। और इस दर्पण को खींचने के लिए हम लोग जहां गोले प्रकार की नोक को रखे होंगे, ये होगा दर्पण का वक्रता केंद्र C, और C और P का जो मध्य बिंदु होगा यही होता है मुख्य फोकस F। उस फिगर को ड्रा करने के लिए हम करते क्या है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो दर्पण के फोकस से होकर चली जाती है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण AB, ये प्रकाश की किरण जाती भी है और पुनः वापस लौटती भी है। मैं दर्पण का नाम रख लेता हूं M1 M2। ये फोकस दूरी है, ये डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल f, और ये वक्रता केंद्र है, इसकी दूरी हो जाएगी कैपिटल R। चलिए अब इसमें हम देखें अगर, तो प्रकाश की किरण AB जाती है और टकराकर दर्पण से वापस लौटती है। दूसरी चीज, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराती है और पुनः वापस होकर के लौटती है। तो प्रकाश के परावर्तन में हम यह जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है और परावर्तित होकर पुनः अपने ही पथ पर वापस लौटती है, तो इसका मतलब है कि वह प्रकाश की किरण
उस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है। अर्थात बिंदु B पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है यह अभिलंब का कार्य करेगी। अगर यह अभिलंब का कार्य करती है तो आपतित किरण AB और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण BC, इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा ये I आपतन कोण होगा, और ये दूसरा वाला कोण परावर्तन कोण होगा R। अर्थात हम यहां परावर्तन का नियम लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I ये बराबर होगा परावर्तन कोण, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो I है ये R के बराबर हो गया। अब I का अगर हम नाम रखें तो I का नाम होगा ABC, यानी कि एंगल ABC ये बराबर होगा एंगल CBF के, एंगल CBF के। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। किरण AB मुख्य अक्ष CP के समांतर है, तो आप लिखेंगे किरण AB मुख्य अक्ष CP के समांतर है, और BC एक तिर्यक रेखा हो तो जो कोण ABC होगा ये कोण BCF के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण ABC ये बराबर है कोण FCB के, कोण FCB के। क्यों बराबर है? हम लोग जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण I और ये कोण C अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में एक समान होंगे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एकांतर कोण। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। अर्थात कोण CBF ये बराबर होगा कोण FCB। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखा जाए, ये दोनों कोण एक त्रिभुज के कोण हैं। कोण CBF और कोण FCB एक त्रिभुज के कोण हुए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में। अब यहां भी हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। अर्थात इस एंगल के सामने की भुजा FB
और इस एंगल के सामने की भुजा FC, ये दोनों एक समान होंगे, अर्थात कहा जा सकता है FB ये इक्वल टू है या बराबर है FC के। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 4। FB इक्वल टू FC। इसके बाद हम थोड़ा सा दर्पण की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो जो ये बिंदु B है ये लगभग बिंदु P के पास होता, और अगर ये बिंदु B बिंदु P के पास होता तो जो ये FB की डिस्टेंस है ये FP के डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। इस बात को हम लिखेंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु B ध्रुव P के निकट होता। तो अगर ये निकट होता तो जो ये FB है FB ये FP के बराबर हो जाता। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। FB अगर FP के बराबर होता तो इस FB के स्थान पर अब हम लिख लेते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से हम FB के स्थान पे FP लिख सकते हैं। FP इक्वल टू FC। FP इक्वल टू FC। अब हम करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 6, और समीकरण 6 के दोनों पक्षों में FP डिस्टेंस जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में FP जोड़ने पर FP प्लस FP इक्वल टू FC प्लस FP। FP में FP प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2FP इक्वल टू FC प्लस FP। जरा हम फिगर से देखें, FC प्लस FP ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर के हो जाएगी CP। फिगर में ही फिर से देखते हैं, FP को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f, ये 2F इक्वल टू CP को क्या लिख सकते हैं R, अर्थात 2F इक्वल टू R, या आप इसी को लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। सो यही जो हमें सिद्ध करना था वही हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए, अब आगे उत्तल दर्पण के लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ाया। अब वही फार्मूला अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। ये फिगर मैंने ड्रा कर दिया है, इसे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये फिगर बना है। तो ये M1 M2 एक
उत्तल दर्पण हो गया, पीसी दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया जिसमें सी वक्रता केंद्र होगा, एफ मुख्य फोकस होगा और पी इस दर्पण का ध्रुव होगा। इस मुख्य अक्ष पीसी के समांतर एबी एक प्रकाश की किरण आती है, परावर्तित होने के पश्चात लगता है कि ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु बी पर वक्रता केंद्र से आती है, पुनः अपने पथ पर ये वापस लौट जाती है। इसके आगे अब हमने आपको पहले बताया है कि वापस लौटने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो मिरर पर या दर्पण पर हमेशा लंबवत होती है, इसीलिए वो अपने पथ से विचलित नहीं होती है। सो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी हम लोग परावर्तन का ही नियम लगाएंगे। तो परावर्तन के नियम से देखेंगे तो परावर्तन के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण आई ये बराबर होगा परावर्तन कोण आई। जरा आई को देखा जाए तो आई ए बी एन होगा, इसको हम लोग एंगल ए बी एन से रिप्रेजेंट करेंगे और आर को एंगल बी बी एन से, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन। जरा आप इस बिंदु बी पर देखिएगा, एक प्रकाश किरण एफ डी और दूसरा वक्रता केंद्र वाली सी एन, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु बी पर काटती हैं और हम लोगों ने गणित में पढ़ा है कि जब दो किरणें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर बने शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर ये एंगल इस वाले एंगल के एक समान होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ ये बराबर होगा एंगल डी बी एन के, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन। तो हम लोग समीकरण या इक्वेशन ए व 2 से देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी एन ये इक्वल है एंगल सी बी एफ के, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन। तो यहां पर देखा जाए जो ये प्रकाश की किरण ए बी है ये मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है, तो आप लिखेंगे प्रकाश किरण ए बी मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है और जो ये सीबी है एक तिर्यक रेखा है और सीबी एक तिर्यक रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके संगत कोण भी एक समान होते हैं, अर्थात ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो जो ये एंगल ए बी एन है ये एंगल एफ सी बी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये संगत कोण है। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी एन ये इक्वल है एंगल एफ सी बी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन
इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, समीकरण थर्ड व फोर्थ से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल ही होगा। एंगल सी बी एफ ये इक्वल हो जाएगा एंगल एफ सी बी, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 5। अब जरा देखा जाए, ये जो एंगल सी बी एफ और एंगल एफ सी बी है, ये दोनों एंगल एक ही त्रिभुज के हैं। सो हम लोग जानते हैं कि जब एक त्रिभुज के दो एंगल सेम होते हैं तो उस एंगल के सामने की भुजाएं भी सेम होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में इस एंगल के सामने की भुजा ये यानी कि एफ सी ये बराबर होगा इस एंगल के सामने की भुजा एफ सी इक्वल टू एफ बी, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 6। अब हम यहां पर कहेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो जो ये बिंदु बी है ये बिंदु पी के निकट होता, और जब बिंदु पी के निकट होता तो ये जो बी एफ की जो डिस्टेंस है वो पी एफ की डिस्टेंस के इक्वल हो जाती। सो यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु बी पी के निकट होता, तो यदि निकट होता तो जो एफ बी है ये बी एफ के इक्वल होता। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हम लोग इक्वेशन 6 और सेकंड से समीकरण 6 व 7 से एफ बी एफ सी के इक्वल है, एफ बी पी एफ के इक्वल है, अर्थात एफ सी पी एफ के इक्वल हो जाएगा। एफ सी इक्वल टू बी एफ, इसको समीकरण मान लेते हैं। इसके दोनों पक्षों में मैं पी एफ ऐड कर देता हूं। दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर एफ सी प्लस पी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ सी में आप पी एफ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा पी सी इक्वल टू पी एफ में पी एफ आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पी एफ। थोड़ा फिगर में देखिएगा, पी से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकस दूरी एफ, और पी से लेकर के सी तक की दूरी को बोलेंगे आर, वक्रता त्रिज्या। तो पीसी को हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू पी एफ, पी एफ को लिखा जा सकता है एफ। सो हमें मिल गया आर इक्वल टू
WF या F इक्वल टू R/2। सो मैंने आपको बता दिया वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको मैंने आपको अवतल दर्पण में भी चित्र के माध्यम से और उत्तल दर्पण में भी चित्र के माध्यम से समझा दिया। सो इसके आगे की बातें अगले क्लास में होंगी।